बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू की वीडियो के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पाक स्टडीज़ की वीडियोस का भी कहा था। अगेन ये मेरा उस तरह सब्जेक्ट नहीं है पाक स्टडीज़, तो मुझे किसी और टीचर की ही हेल्प लेनी पड़ी इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सिलसिले में। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई थिंक ये टॉपिक्स मैंने भी जब मैट्रिक किया होगा तो तब मैंने भी ये पढ़े होंगे, आज तक वही चलते आ रहे हैं। तारीख तब्दील नहीं होती, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज तक वो इंपॉर्टेंट ही है, तो कुछ उस तरह भी आइडिया था हमें। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों उर्दू और इंग्लिश यानी मुतालिक़ पाकिस्तान और पाक स्टडीज़ दोनों की बुक्स में से आपको ये अभी बता देता हूँ। पेपर मैंने नहीं बनाया, अगेन फिर बता रहा हूँ, और ना मेरे किसी जानने वाले ने बनाया है। ये बस एक गेस की बुनियाद पे हैं टॉपिक्स हैं, इनको तैयार कर लेना है। और बाकी पेपर अगर इससे थोड़ा मुख्तलिफ आता है तो एडवांस में सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को साथ साथ बताता जाऊँगा, नोट करते जाइएगा। एक बात मैंने नोट की है, ये जो उर्दू वाली बुक है इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, जबकि जो इंग्लिश वर्जन वाली बुक है उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है वो टॉपिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ही पहला ही जो टॉपिक है वो है ये नज़रिया या आइडियोलॉजी। तो यहाँ देखिए, ये आइडियोलॉजी या नज़रिया की जो तारीफ़ है इसमें ये 4-5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जबकि अगर आप इंग्लिश वालों की बुक देखें आइडियोलॉजी के मीनिंग में वो बस एक पैराग्राफ में एक डेफिनेशन है। तो आइडियोलॉजी क्या होती है, उसके मीनिंग और आइडियोलॉजी के सोर्सेज ये क्या है, आइडियोलॉजी का सोर्स क्या है या माखज़ क्या है आइडियोलॉजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ज़रूर करना है। और फिर आइडियोलॉजी के साथ ही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की जो, अब ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश में नहीं है, मुश्तरका मुआशी मकासद हैं, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, ये ना करें अभी फ़िलहाल, टाइम नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, नज़रिया पाकिस्तान, उसका क्या मतलब है और उसमें कौन से नज़रिया पाकिस्तान में कौन से 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से बल्कि आगे अभी इधर वो क्वेश्चन आएगा भी डिटेल में। नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर, हाँ अनासिर क्या हैं या एलिमेंट्स क्या हैं। तो इंग्लिश में एलिमेंट्स सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, एक तौहीद और दूसरा रिसालत, 2 एलिमेंट्स टोटल लिखे हुए हैं इंग्लिश वाली बुक में जो है, और उन्हीं फंडामेंटल्स हैं। तो वो फंडामेंटल्स 2 ही लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है तौहीद और दूसरा रिसालत। उसके बाद इकनॉमिक डिप्रिवेशन यानी वो कंडीशन है मुस्लिम्स की जो बरसगीर में उस वक़्त थी, सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से पहले, और उसकी बेस पे ये सोच डेवलप हुई मुसलमानों में कि हमें अलहदा अपना एक मुल्क हासिल करना चाहिए। तो ये इसकी आइडियोलॉजी के या नज़रिया पाकिस्तान के एलिमेंट ज़रूर करने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है, सर सैयद को बानी क्यों कहा जाता है 2 कौमी नज़रिए का बरसगीर में, यानी उस सर सैयद को फाउंडर क्यों कहा जाता है 2 कौमी नज़रिया का। ये सोच जो है ये सर सैयद ने कैसे परवान चढ़ाई, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो मुसलमानों की हालत पर थोड़ा सा बात करके उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान जो है उन्होंने 2 नेशन थ्योरी में क्या रोल प्ले किया था। और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में जो कायद आज़म के हैं इरशादात, उनकी बेस पे आपको एक्सप्लेनेशन जो है ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन में इस दफ़ा उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा। यानी कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में 2 कौमी नज़रिए पर नोट लिखें। इरशादात का मतलब है ये इरशादात आपने लिखने हैं, ये याद रखिएगा। जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, जैसे करारदाद लाहौर में आपने खुतबा सदारत देते हुए ये जो कुछ फरमाया था ये सारा लिखना है आपने। अहमदाबाद में आपने क्या कहा था, ये लिखना है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने लिखने लॉन्ग में, तो तभी नंबर मिलेंगे ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से बातें लिखनी, कायद आज़म ने क्या कहा और कायद आज़म की ही बात कोट करनी है। कायद आज़म ने ये फरमाया और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपनी सारी बातें नहीं लिख देनी। तो ये 2-3 इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है हिस्ट्री पाकिस्तान की मेकिंग या तरीके पाकिस्तान, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मेरे ख्याल में 70% आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो इस चैप्टर में से ही बन जाएगा। 70 तो 60% तो बनेगा ही। क्यों? इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तारीख़ें। तो तारीख़ें ऑब्जेक्टिव में तारीख़ें ही आती हैं, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट तारीख़ें आपने याद ज़रूर करनी है। ऑब्जेक्टिव में आपको मार्क्स जो है वो ज़ाहिर है वो एक नंबर भी करके आपके नंबर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे, स्पेशली जिनकी अगर सप्ली वगैरह आई भी है तो उनका। तो अगेन सर सैयद का क्या किरदार था, सर सैयद ने कैसे अलीगढ़ के अंदर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, और स्कूल और फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद सर सैयद ने रिसाला अपना जो जारी किया, और उसके बाद
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले शमूलियत से सर सैयद ने रोका। किस लिए रोका सर सैयद ने, और किन बेसिस पे फिर सर सैयद के कारनामों को हम जो है वो इम्पोर्टेंट समझते हैं। उसके बाद बंगाल की पार्टीशन के साल में ऑब्जेक्टिव के लिहाज से 1905 में, ठीक है, बंगाल की पार्टीशन। और उस वक़्त वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था। उस वक़्त बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अच्छा, मुसलमान खुश थे और हिंदू उससे कांग्रेस यानी खुश नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत थी मशरक़ी बंगाल में। तो फिर हिंदुओं ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक शुरू कर दी और आखिर 1911 में बंगाल की तकसीम मंसूख हो गई। यानी जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की, इंग्लिश वालों को भी साथ साथ लेके चलते हैं, वो फिर 1911 में, किस ईयर में वो बंगाल की पार्टीशन जो है वो वापस रिवर्ट हो गई थी, यानी दोबारा से एक सूबा बंगाल को बना दिया गया था। वो 1911 में था। तो ये याद रखनी है डेट्स। अच्छा, फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है, इस पे शॉर्ट में नोट, लखनऊ पैक्ट 1916 में, ये उस वक़्त जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो 2 जमातें हैं कि उन्होंने मिल बैठ के एक लखनऊ के मुकाम पर मीटिंग्स के बाद ये पैक्ट अपना एक जारी किया था और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जो है वो इत्तफाक हो गया था उनका, दोनों का। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, नेहरू रिपोर्ट और फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू ने ज़रा अपने हिंदू जो थे उनको सपोर्ट किया था, और फिर कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स के अंदर जो है वो कैटेगोरिकली बता दिया था कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल अलग हैं हिंदुओं से। तो और फिर उस बेस पे हमें एक तो नुमाइंदगी मुसलमानों की अक्सरियत की बेस पर ही दी जाए जिन इलाकों में हैं, और जो पॉइंट्स इनके वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मुसलमानों की बेहतरी के लिए थे। उसके बाद इस चैप्टर में है जी मंटो मार्ले इस्लाहात, मंटो मार्ले रिफॉर्म्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर करना है आपने। और नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट और कायद-ए-आज़म को 14 नुकात, मैंने भी आपको बता दिया। ये दोनों लाजमी करने हैं, ये 14 पॉइंट्स लाजमी करने हैं। हाँ, इलाहाबाद का खुतबा 1930 में अल्लामा इकबाल में, सारा पूरा ना करें। ये मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब सरहद सिंध बलूचिस्तान बुलाकर एक रियासत बनानी चाहिए, ये याद करना है एज़ इट इज़। इसके आगे पीछे कुछ लिखना पड़ा लिख भी सकते हैं, लेकिन इकबाल ने यहाँ एड्रेस देते हुए पहली दफ़ा एक तस्वुर पेश किया था कि किस तरह की मुस्लिम रियासत जो है वो बन सकती है। इंग्लिश वाले भी साथ साथ देख लें कि इकबाल ने कब 1930 में किस तरह एक प्रपोज़ किया था कि मुसलमानों की अलग एक रियासत जो है वो किन किन इलाकों को मिलाकर जो है वो बन सकती है, अल्लामा इकबाल की प्रोपोजिशंस के ऊपर। उसके बाद 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन, और इसकी डेट ज़रूर याद रख लेना। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो जोम निजात का बनाया गया, जब वो ख़त्म हुई थी वजारतें कांग्रेस की, तो 22 दिसंबर 1939 को ये योम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो बनाया गया था। वो जान छुट्टी थी कांग्रेस से इस वक्त, इसलिए। अच्छा जी, उसके बाद क्रिप्स मिशन, अगेन इसकी सिर्फ ये तजावीज़, ये क्या है, तो ये 4 तजावीज़ हैं, ये एज़ इट इज़ ये तजावीज़, ये पूरी ना भी याद करें तो 4 तजावीज़ क्या क्या हैं वो याद आपको ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट, हाँ, 3 जून का मंसूबा, इसको लिख लें, ये इंशाल्लाह पेपर में दफ़ा ज़रूर आएगा। 3 जून का मंसूबा क्या था, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शॉर्ट में, ठीक है जी। और रेड क्लिफ अवार्ड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा जी, उसके बाद है जी, ये कायद-ए-आज़म का किरदार भी है। उसके बाद लॉन्ग में ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा कि अर्ली पाकिस्तान के क़याम के बाद क्या मसाइल थे, प्रॉब्लम्स क्या थे। तो अर्ली प्रॉब्लम्स में एक तो जो रेड क्लिफ अवार्ड में सरहदों की तयन हुई थी वो जो है वो गलत हुई थी, यानी उन्होंने इंडिया को फेवर किया था रेड क्लिफ अवार्ड में, उससे मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो है भारत के हवाले हो गए और कुछ अच्छे रिसोर्सेज वाले इलाके जो है वो इंडिया के पास से लगे थे। फिर जो वहाँ से मुहाजिरीन या माइग्रेंट्स पाकिस्तान में आए थे, उनकी सेटलमेंट, उनकी आबादकारी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ज़रा उसके लिए पैसा भी चाहिए था, और नई रियासत के पास पैसा तो होता नहीं है, जगह भी देनी थी उनको। तो रास्ते में कई जो है वो हिजरत के दौरान जो है वो फसादात में कत्ल भी हुए थे लोग। तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम फिर ये
क्रिएट हो गई थी एट द स्टार्ट। पाकिस्तान बनते ही ये प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, ज़ाहिर एक नई कंट्री बनती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे चाहिए होते हैं, इंतज़ामी इदारे चाहिए होते हैं, लोग अफसर चाहिए होते हैं पढ़े लिखे जो निज़ाम को चला सकें। तो सिविल सर्विस के सिर्फ 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान में आए थे। अब उनमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, तो एक इदारे को चलाने के लिए एक्सपीरियंस ऑफिसर चाहिए होते थे, एक मुल्क को चलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए होते, तो ये भी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट में। फिर पैसा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी कि पैसा जो है वो ना हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता। और फिर फ़ौजी असासों की तकसीम कि जहाज़, बंदरगाहें, वहाँ पर बहरी जहाज़ और असलहा, ये बहुत गैर मुनसिफाना सी वो तकसीम हुई थी जिस वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई थी। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, अगेन पानी चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए और पानी इंडिया से होकर पाकिस्तान में आता है, तो और नहरों का कंट्रोल ज़्यादातर वो इंडिया के पास था, तो इस वजह से भी पाकिस्तान को स्टार्ट में ये एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स भी रही थी। लॉन्ग में ये सारी पॉइंट्स आपने लिखने होंगे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाहिर है लीडर एक कायद-ए-आज़म और उसके बाद एक दो और टॉप के लीडर्स थे, बाकी लीडरशिप इतनी अच्छी उस वक्त तगड़ी थी नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो इसमें भी हुई। फिर कायद-ए-आज़म के क्या काम थे, इन तमाम प्रॉब्लम्स को ज़हन में रखते हुए इसके बाद आप जब ये पढ़ेंगे कि कायद-ए-आज़म ने इन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे किया, कायद-ए-आज़म ने इनको टैकल करने के लिए ये पॉइंट्स थे, कायद-ए-आज़म ने ये काम किया और यही जो ऊपर प्रॉब्लम्स थी उनको ज़हन में रखना है, उन्हीं को ही एड्रेस किया था कायद-ए-आज़म ने, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स देखी हैं। फिर उसके बाद देख लें एड्रेसिंग में सिविल सर्विसेज का इजरा किया, अकाउंट्स और फॉरेन ऑफिस का किया, बरी फ़ौज को बेहतर हालात के हेडक्वार्टर उनके बनाए, असला फैक्ट्री का क्या हुआ, यानी वही जो पॉइंट्स ऊपर थे उनको कायद-ए-आज़म ने भांप के उनका इदराक करते हुए कुछ एक साल जो उनको मिला था उसमें उन्होंने कोशिश की हालात को बेहतर करने की, लेकिन ज़ाहिर है वो 1948 में कायद-ए-आज़म भी वफ़ात पा गए थे। फिर इसको भी छोड़ दें, लियाकत अली ख़ान को। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिख लें, ज़रूर करनी है, और आइन की तैयारी में इसका क्या किरदार था, करारदाद मकासद, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। हम तो जब ये याद करते थे ना, ये हेडिंग्स याद कर लेते थे, सिर्फ हेडिंग्स, और बाकी नीचे खुद ही लिख देते। अल्लाह ताला की हाकिमियत, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ही हाकिम है, अल्लाह ताला ही राज़े का पालने वाला है, वही सारा इक़्तिदार उसी को हासिल, हम सिर्फ उसके नुमाइंदे हैं। इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी पॉइंट तो लिख ही सकते हैं आप, तो हेडिंग्स याद कर लें और नीचे जो इसमें लिखनी है एक एक लाइन वो आप आई एम श्योर लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स यही याद करनी है जो यहाँ लिखी हुई हैं, इंग्लिश वाले भी और उर्दू वाले भी, अपनी तरफ से नहीं लिखनी। करारदाद मकासद हो गया, आइन की दफ़ात होगी, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते, ये याद रख लें, उसमें आप एडिशन खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद दो आइन हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं, 1956 और 1973 इनके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोल्यूशंस जो भी कह लें, वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये भी मिक्स नहीं कर देनी कि 56 वाली 73 में लिख दें, 73 वाली 56 में लिख दें, आप कहें कि नहीं पढ़ने वाले को तो पता ही नहीं चलता, मैंने पेज पूरा भर दिया था, तो पेज भरना मकसद नहीं है बेटा, मकसद ये है जो बात पूछी गई है वो लिख सकते हैं आप कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें। अदवार में आप एक तो इम्पोर्टेंट अदवार, तो आप इसमें देख सकते हैं आइन 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 आइन, हाँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1965, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ, क्योंकि लॉन्ग में तो दो चार आने, तो शॉर्ट वाले ज़्यादा आपने तैयार करने हैं, तो इसलिए शॉर्ट वाले ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। 65 की वॉर आई थिंक सभी लिख सकते हैं, अगर इसमें कोई आ भी गया क्वेश्चन तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 साल तरक्याती मंसूबे, ये ज़रूर याद रखने हैं। 5 साल तरक्याती मंसूबों में दूसरा और तीसरा 5 साल तरक्याती मंसूबा, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं, तीसरा 5 साल मंसूबा और उसमें अगेन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट उसके बाद जो रीसेंट आपका अभी चल रहा होता है पास्ट, यानी 2000 और उसके बाद का, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। अच्छा, 73 का आइन इधर आएगा। हाँ, कौन से अवामिल थे जो बांग्लादेश के क़याम में पेश आए थे, अहम किरदार उन्होंने अदा किया था, कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश, व्हाट वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो फैक्टर्स में हैं जोग्राफिकल डिस्टेंस या जोग्राफियाई फासला, ज़ाहिर बीच में इंडिया था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, या ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान उस वक्त था, तो दूर थे, इस वजह से
इंडिया के ऊपर से होके जाना पड़ता था। तिजारत और मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात, और मशरक़ी पाकिस्तान में तिजारत और सरकारी मुलाजमत पर काफ़ी तादाद में हिंदू छाए हुए थे और वो अलहदगी पसंद जज्बात उभार रहे थे। एटलीस्ट हमें ये बुक्स में पढ़ाया जाता है। उसके बाद इकनॉमिक बैकवर्डनेस, इस वजह से इकनॉमिक बैकवर्डनेस है कि वहाँ पे आपने वसाइल जो है वो पूरी तरह मुंतकिल नहीं किए थे आवाम को। अगेन इनकी हेडिंग्स याद कर लें, अंदर जो लिखना है वो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स के बाद बाकी अंदर वाला आप काम लिख सकते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर में से बताइए कि ये वाकई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका बहुत सा बी सेक्शन और काफ़ी सारा ए सेक्शन इसमें से बनेगा, ठीक है। अब ये जैसे MCQs देखें इसके इसी चैप्टर की एक्सरसाइज कही है। बांग्लादेश का क़याम अमल में है तो साल आपसे पूछा गया है। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, साल आपसे पूछा गया है। कायद-ए-आज़म ने किसको दारुल हुकूमत बनाया, तो साल देखें। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया तो साल कौन सा था। तो ये साल वाली काम ज़रूर याद रखने हैं। डेट्स इस चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, ज़मीन और माहौल थोड़ा सा मुश्किल ये चैप्टर होता है इसलिए कि इसमें ये चीज़ें याद नहीं रहती। आई नो कि जिसने ये पहले तैयारी ना की हो ना पाक स्टडीज़ की, मुताला पाकिस्तान की, ये वाला चैप्टर उसको ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल लगता है। तो इसमें आप शॉर्ट में याद कर लें कुछ 1-2 पॉइंट्स कि पाकिस्तान के महल्ले वकूअ की इंपॉर्टेंस क्या है, जहाँ पाकिस्तान है उसके दाएँ बाएँ क्या क्या है और पाकिस्तान कैसे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तरफ पाकिस्तान के चीन है, एक तरफ वस्त एशियाई रियासतें हैं, एक अफगानिस्तान, ईरान और एक तरफ इंडिया है। ये पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है, फिर इस लिहाज से उनकी इम्पोर्टेंस क्या है ये ज़रूर करना है। अच्छा जी, इसमें उसके बाद है जी सिर्फ अभी के लिए करने के लिए आप ये पहाड़ी सिलसिले वगैरह ये याद नहीं होंगे, इसलिए इसको अभी छोड़ दें। अच्छा जी, हाँ, कोस्टल एरिया और प्लेन एरिया कहाँ कहाँ है, मतलब कौन कौन से इलाके हमारे साहिली मैदान में कोस्टल एरिया में शामिल हैं ये, और डेजर्ट्स कहाँ कहाँ हैं पाकिस्तान में, ये ज़रूर करना है। और ये दोनों प्लेटूज़ कहाँ पर, कौन कौन से इलाके इन प्लेटूज़ में हैं, डिफरेंस क्या है, वहाँ की आबो हवा में क्या फ़र्क है, और वहाँ पर कौन कौन सी, आगे हम पढ़ेंगे भी कि वो कौन कौन सी फसलें हैं वहाँ पर उगती हैं, वहाँ लोग गुजारा कैसे करते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग के लिहाज से है पाकिस्तान की आबो हवा वाला, क्लाइमेट में आबो हवा में ये 4 डिविजन्स किए हुए हैं आबो हवा के लिहाज से। अब उनमें कौन कौन से इलाके आते हैं और वहाँ पर कैसा मौसम रहता है। जहाँ बर्फ़बारी होती है, कुछ इलाकों में मौसम ठंडा होता है, बाहर में बारिशें होती हैं, और कुछ इलाकों में जो है वो गर्मी होती है शदीद, कुछ इलाकों में मुतदल मौसम रहता है। तो उनमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, ये इलाके और मौसम, ये 2 बातें सिर्फ इनमें याद रखनी है। और फिर इनका इंसान की ज़िंदगी पे असर, ये इसी के साथ कनेक्ट करके पढ़ लें कि ये इलाके हैं, इनमें ये मौसम रहता है। अब इन इलाकों में जो लोग रहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ लोग रहने वाले क्या करते हैं, ज़ाहिर है बारिश से बचने के लिए उनका लिबास भी, उनकी रहन सहन भी, उनके घर भी उसी तरह के होंगे, उसके साथ क्लाइमेटाइज होने के लिए, ठीक है। जैसे इधर देखें पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं, और पहाड़ी सिलसिलों में जब आप जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो टेम्परेचर जब कम होता है, माइनस में चला जाता है, बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो सरमा में यानी विंटर में जो आपका काम काज है वो सारा तकरीबन जो है वो रुक जाता है, और चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं लोग, और फिर अपने उसी से गुजारा करते हैं। और फिर गर्मियों में वो उन इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है ये भी अभी याद नहीं आपको होगा, इसको छोड़ दें। ग्लेशियर्स वगैरह इस चैप्टर में से मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा, याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ये ज़रूर करना है इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज़, क्यों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि आपको 2 ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट आ जाएँ, दोनों ही ना आते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। दोनों एक ही चैप्टर से भी आ सकते हैं, तो ये ज़रूर करना है। दरियाओं वाला सिलसिला, जो दरिया हैं इंडस के, उसके साथ जो मुआविन उसके दरिया हैं, और फिर इसी तरह सिंध के साथ चनाब और फिर झेलम, इनके साथ किस इलाके में है ये इस नक्शे में भी देख लें, और फिर इनके दरियाओं के नाम और फिर किस इलाके में, ये इन्फॉर्मेशन खाली काफ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी फॉरेस्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। जी, ये मैं ज़रूर कहूँगा, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का टॉपिक है।
ये आपने ज़रूर करना है कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस वैसे भी हम लिख सकते हैं। आप ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको बुक का वर्ड टू वर्ड इसमें ना भी हो, आप कुछ ना कुछ इसमें लिख दें अपनी तरफ से भी तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल पॉइंट्स पढ़ेंगे तो तभी आप लिख सकेंगे, बगैर पढ़े तो लिख भी नहीं सकते आपको। अच्छा जी, अब मैं अगले चैप्टर की तरफ आई थिंक जाता हूँ। इसमें से देख लेते हैं कोई और अगर एक आध है तो, वरना अगले चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, मेजर इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट में। आलूदगी, अगेन आलूदगी का ऐसा मसला है जिसके बारे में पहले आप बताएंगे कि आलूदगी होती कौन कौन सी आलूदगी है, किस वजह से होती है, फिर उसको हम उसकी वजह से क्या मसाइल हो रहे हैं हमें, जंगलात का कटाव, ये भी ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप लिख सकते हैं इनके बारे में। आलूदगी में देखें जैसे पहले लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसका प्रॉब्लम हो जाता है, स्मॉग का मसला बन जाता है। और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं और उनकी धुएँ से या जो फसलें वगैरह जलाते हैं, उनकी बाक़ियात जलाते हैं फसलों की, उस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे फिर बीमारियाँ एक दो बीमारियों के नाम आप लिख देंगे। वाटर पोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कि हम दरियाओं में, समंदर में, नहरों में इंसानी फुजला और उसके बाद कूड़ा करकट और फैक्ट्रीज़ का सारा गंद वो फेंक देते हैं। इस वजह से वहाँ जो आबी हयात है उसको और हमें भी बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। ज़मीनी आलूदगी, ये जो ट्रैश वगैरह है इसको ज़मीनी आलूदगी कहते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है और उससे फिर आप किस तरह इफ़ेक्ट होते हैं। और जंगलात का भी लिख ही सकते हैं आपके, जंगलात के कटाव से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बारिशें कम हो गई हैं, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है और लकड़ी जो है वो बेदरेग काटा जा रहा है, तो उस वजह से हम इंसानों को भी और चरिंद परिंद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा जी, ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम और थोर का मसला क्या होता है, सेम और थोर का सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग एंड देन आई थिंक इट शुड बी इट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये थी जी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पाक स्टडीज़ या मुतालिया पाकिस्तान के पेपर के बारे में मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट थे। अब पेपर मैंने नहीं बनाया तो अगेन इसमें से 100% आना तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लेंगे तो जो फेल वाले हैं वो इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे अगर यही सारे टॉपिक्स कर लें। और इम्प्रूवमेंट वाले ज़रा उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ मैंने जो टॉपिक्स छुड़वा दिए हैं, जैसे ये क्लाइमेट और वेदर का चैप्टर है, इसमें कुछ मैंने टॉपिक्स जो नहीं करवाए जिनका इम्प्रूवमेंट का पेपर है उनको ज़रा इसमें से भी कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। जैसे माउंटेन रीजन्स हैं, मैंने वो नहीं करवाए, नहीं बताए इसमें, तो ये ज़्यादातर उनके जिनका सप्ली का पेपर है उनको बताए हैं, तो ये साथ इंक्लूड कर लें एक दो टॉपिक्स तो इंशाल्लाह इम्प्रूव भी हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वाला है, वो उसमें से मैक्सिमम जितना हो सके आपने करना है। उसके बाद बाकी चैप्टर्स को रखें, लैंड एनवायरनमेंट वाले को या पहले चैप्टर को, उसमें से भी खैर मैंने इंपॉर्टेंट बता ही दी हैं। तो मेरी तरफ से फिर विश यू बेस्ट ऑफ लक इस पाक स्टडीज़ के पेपर के लिए भी, और अल्लाह करे कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से सब लोग कामयाब हो। और सी यू इन सम अदर वीडियो देन इंशाल्लाह।